जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। मेरी उम्र 5 साल की रही होगी जब पहली बार मैगज़ीन में मैंने कल्पना चावला की तस्वीर देखी थी और मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है और उन्होंने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। और उस दिन उन्होंने मुझे कहानी सुनाई पहली भारतीय महिला की जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की। आज उस वाक़या को हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो कहानी और उससे मिली जो प्रेरणा है वो आज तक मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। इस वाक्य को मैं आज इसलिए भी दोहरा रही हूँ ताकि लोगों में ये समझ बैठाई जा सके कि कहानियों का हमारे जीवन में कितना अहम योगदान होता है। किसी भी समाज में जब हम बदलाव लाने की बात कहते हैं तो उस वक्त आप कौन सी कहानी कह रहे हैं और किस तरीके से उस कहानी को कह रहे हैं, उसका एक बड़ा ही अहम रोल हो जाता है। यही एक वजह है कि नई दिशाएं के ज़रिए हर हफ्ते हम आपको ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जो अपने सफ़र के ज़रिए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं एक बड़े ही ख़ास मेहमान से आपको मिलवाने वाली हूँ। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इन्हें बिजनेस मैनेजमेंट मेंबर ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। उसके साथ साथ 2021 में ये क्राउन विनर रही हैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की, और रांची को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और जीती भी हैं। इन्हें मिस पॉपुलर का अवार्ड दिया गया है दुबई में, और उसके साथ ही 30 से अधिक पुरस्कार से पुरस्कृत रही हैं, जिनमें कि शामिल है भारत सरकार द्वारा भारत गौरव सम्मान, उसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। इन्हें वुमेन आइकन ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। ये वुमेन चेंज मेकर अवार्ड जो इन्हें डॉक्टर किरण बेदी ने दिया है वो भी शामिल है उसमें, और उसके साथ साथ वर्तमान में ये लीडिंग फिनटेक कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। और इन सब के साथ साथ ये एक सफल बेटी है, एक पत्नी है, एक बहू है और एक माँ है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता का। डॉक्टर मंजरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस पावन बिरसा भगवान की भूमि को नमस्कार कहना चाहूँगी और आप सभी सुनने वालों को मेरा जोहार। एंड थैंक यू सो मच निधि फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर मंजरी, जब मैं आपकी एक तो खैर आपकी अवार्ड की लिस्ट इतनी लंबी है कि लोग उसे पढ़कर ही इंस्पायर हो जाएं, लेकिन जब मैं आपकी कहानी पढ़ भी रही थी और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आया कि अक्सर मैंने महिलाओं को कहते हुए सुना है कि शादी के बाद जो ज़िंदगी होते हैं ना वो बिल्कुल रुक सी जाती है, और बच्चे हो जाएं तब तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ का। उसके बाद आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स, और सबसे जो खास रहा है, मैं यूनाइटेड नेशंस की जो आपकी उपाधि है उससे शुरुआत करना चाहूँगी। उसके बारे में बताइए सबसे पहले। हाँ, जो आपने कहा बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि हमारी ऐसी धारणा है कि एक लड़की जब पैदा होती है तो उसका मेन एम तभी से डिसाइड हो जाता है कि शादी होनी ही उसका मेन एम है। शादी होकर वो कहीं सेटल हो जाए और अच्छे से रहे, वैसी धारणा रहती है। लेकिन शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माँ बाप ने हमेशा ये सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल रहूँ, बचपन से यही तालीम दी गई। और ऑफ कोर्स ये रांची शहर का असर है। मैं कहना चाहूँगी कि रांची के सारे लड़के लड़कियों की तरह मैं भी थी, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, जहाँ पे पढ़ाई और एकेडमिक्स को काफ़ी महत्व दिया गया और ये समझाया गया कि पढ़ाई सब कुछ है, शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये शायद अभी भी बरकरार है मेरी नज़र में, और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी, और शायद ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहलाएगा। इसमें जैसा कि हम बात भी कर रहे थे किस तरीके से कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कहते हैं ना कि जो औरत है वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को दबा देती है जी। और उसमें 2021 में आपने खिताब जीता है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, इतने सारे लोगों को पछाड़ते हुए, है ना, इतने कड़े कंपटीशन में। और यहाँ एक चीज़ मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम इसकी बात भी करते हैं, इन किताबों की बात करते हैं, पैजेंट ब्यूटी की बात, ब्यूटी पैजेंट की बात करते हैं, तो एक जो धारणा बनी हुई है कि ये पूरी तरीके से आपकी लुक पे डिपेंड करता है, जबकि अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपकी एटीट्यूड क्या है, आपका जर्नी अभी तक का कैसा रहा है। बिल्कुल। तो इसके सफ़र के बारे में हमें बताइए। निधि, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही सही आपने समझा, क्योंकि आमतौर की भाषा पे कहा जाए तो ब्यूटी पेजेंट हमेशा हम ये सोचते हैं कि एक ब्यूटी की प्रतियोगिता है। मैं शायद काफ़ी एम्बिशियस थी बचपन से। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा किया, एकेडमिक्स में मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने MBA किया फाइनेंस से, वहाँ पे भी मैं
मेरा काफ़ी अच्छा मेरी मार्क्स आई, मेरी प्लेसमेंट हो गई बैंक में। मैं पिछले 18 वर्षों से बैंक में काम कर रही हूँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करके। अभी फ़िलहाल जैसा आपने बताया मैं फिनटेक कंपनी में काम कर रही हूँ डायरेक्टर की हैसियत से। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ तक पहुँच गई तब भी मुझे ऐसा लगा कि एक जो धारणा है, जो लोगों के मन में, समाज में जो एक धारणा है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपको स्टॉप करना चाहिए। और मैं ये मैसेज पूरे समाज को देना चाहती थी कि नहीं, जब आप एक बेटी हो तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, जब आपकी शादी हुई आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जब आपके बच्चे हो गए तब तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मैदान में आ जाना चाहिए ये बताने के लिए कि बच्चे अब आपके हो चुके हैं और बच्चों को भी आप वो देखना चाहें जैसा मैं देखना चाहती हूँ अपने बच्चे को सक्सेसफुल। मुझे पता है कि आमतौर पर सारी माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल हो, और अगर वो ऐसा चाहती हैं फ्यूचर में तो उन्हें अपना खुद का डेमो आज देना होगा। हर एक माँ को एक सशक्त नारी बनना होगा, जहाँ पर वो फाइनेंशियली के साथ साथ समाज में एक प्रतिष्ठा कायम करे, प्रतिष्ठा बनाए, और देश की तरक्की में अपना योगदान दे और देश में अपना नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि हम महिलाओं के प्रति एक धारणा बना के रखे हुए हैं कि एक मैं रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा गया था कि जो माँ बाप हैं वो अगर उनके पास फाइनेंशियल कुछ इश्यू होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि उनके जो बेटे हैं उन्हें वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, उनकी जो बेटियाँ हैं उन्हें वो गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन दे। और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस डीप रूटेड कंडीशनिंग से होते हुए हम गुजरे हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो समाज को आपको अवगत कराने की तो ज़रूरत है, लेकिन उस महिला को भी अवगत करवाने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी क्या राइट्स हैं। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, ये जो पैजेंट का आपका जर्नी रहा है, किस तरीके से आपने मन बनाया कि इसमें पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद जीतने तक का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा? मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बचपन से बहुत मेहनती हूँ। मेरे को लगता है कि मुझे में और कोई टैलेंट है नहीं, एक्स्ट्रा टैलेंट। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया है, और मेहनत के बलबूते पे आज मैं यहाँ तक हूँ। मेहनत ने मुझे ये बताया है कि कोई भी काम लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो वो गलत सोचता है, क्योंकि अगर जो भी आप ठान लो और आपके पास वो मेहनत की जैसी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि जब मैं ऑफिस में अच्छा कर रही थी तो मेरे में एक ड्रीम आया, मतलब मुझ में एक वो है कि जुनून है, एक पैशन है कि दुनिया में हर एक चीज़ को में बदलाव दिखे, स्पेशली हमारे इंडिया में, क्योंकि अभी भी आप डेवलप कंट्री को देखोगे कि तो वहाँ पे कुछ और माहौल दिखेगा आपको। अनलाइक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, यहाँ पर अभी भी लोगों की जो सोच है वो बहुत ही अभी भी उतनी ऊपर नहीं है। लोग सोचते हैं कि लड़की है, इसे अभी बहुत ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कमाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़के से भी ज़्यादा ज़रूरत है एक लड़की को कमाने की। तो माँ बाप को ऐसी तैयारी बचपन से करनी चाहिए कि फाइनेंशियली लड़की इंडिपेंडेंट रहे और इमोशनली इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि वो एक माँ बनने वाली है फ्यूचर में, और वो अपने पूरे परिवार को आगे करने वाली है। तो वो सोचते हुए जब मेरा भी ये जर्नी मेरी शुरू हुई तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जैसे मैं पूरे समाज के लिए इंस्पिरेशन बनूँ, और मुझे ख्याल आया मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मैंने हॉटमान मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में रजिस्ट्रेशन की, और बाद में मुझे पता लगा कि इंटरनेशनल पेजेंट है। अच्छा। और पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि जो लड़कियां थी वो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड थी। और मेरे फिनाले में करीब 100 से ऊपर गर्ल्स थी जो फाइनलिस्ट थी पूरे वर्ल्ड से, जो दुबई में हम मिले, क्योंकि मेरा जो ऑडिशन था वो बेंगलोर में हुआ। वहाँ पे भी 300 लड़कियाँ आई थी और कुछ लड़कियाँ फाइनलिस्ट बनी थी, और फिर हमारा जो फिनाले का सफ़र था वो दुबई में हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 2 बच्चे पैदा करने के बाद, जैसे सारी लड़कियों का शरीर होता है, हाँ। तो फिर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपनी फ़िटनेस पे। अब योगा स्टार्ट किया मैंने, फ़िटनेस पे अपने काम की, मैंने पर्सनालिटी को भी काफ़ी इन्हांस किया। हाँ। हर तरह से मैं सक्षम हुई। मैं ये सोची कि कैसे मैं बाकी लड़कियों को पछाड़ूँ, एंड आई वाज सो थ्रिल्ड कि मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल मुझे मिला, एंड आई थिंक गॉड इज़ रियली काइंड। बिल्कुल। और ये जो आपने खास बात कही इस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वही एक बार हम नज़र दिखाएं तो हम देखेंगे कि हमें शुरू से दूसरों का ख्याल रखना सिखाया जाता है, जी, है ना, दूसरों के चॉइस को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, और उसमें कहीं हम और उस भीड़ में कहीं हम खुद की चॉइस की रिस्पेक्ट, खुद की लाइफ की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। एक बड़ी प्यारी सी पोएम लिखी थी आपने, जिसको मैं पढ़ रही थी, और जिसमें आपने ये मेंशन भी किया था कि आप चाहेंगे कि आपकी जो ग्लोरी की स्टोरीज़ है वो लोगों को बुक्स में बच्चों को पढ़ाई जाए, और मैं वाकई विश करती हूँ कि हम ऐसा दिन देखें। So sweet of you। पूरे झारखंड के लिए आप बहुत बड़े सम्मान आप लेकर आई हैं हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ और मेंशन की थी उस पोएम में कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन होना, मदर होना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। क्या कुछ आपके लिए यहाँ तक आने में मुख्य चैलेंजेस रहे हैं जिसमें कभी ऐसा भी लगा कि अब लगता है कि छोड़ दूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा?
निधि, पहले तो आपने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया कि आपने मेरी पोएम पढ़ी क्योंकि मैंने बहुत मन से लिखी थी और शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें भगवान किसी किसी को विरासत में देते हैं। मैं कभी शायद लेखक या लेखिका बन जाऊं अगर मैं शायद ऑफिस में काम नहीं करूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे अपने अंदर से आती है भावनाएं और मैं लिखती हूँ। वो जैसे मैंने 5 मिनट में लिखी थी ऑफिस के मीटिंग के बीच। मेरी ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, ब्रेक हुआ था और मैंने वो 5 मिनट में उस पोएम को लिखा था जिसमें मेरी सारे इमोशंस आए थे। फिर मैंने सोचा, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि एक लड़की जो है हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है। कभी सोचती है कि उसके मम्मी पापा खुश रहे, कभी वो सोचती है कि उसके हस्बैंड खुश रहे, हस्बैंड के बाद उनके सास ससुर खुश रहे या उनके पूरे परिवार वाले खुश रहे, बच्चे हो गए तो बच्चे खुश रहे। और सच में ये सिलसिला अभी भी है, यकीन मानिए अभी भी मैं सबकी खुशी के लिए सोचती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपनी खुशी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है जब हम अपनी खुशी के बारे में सोचते, क्योंकि अगर हम खुश हैं ना तो परिवार खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अब मैं अपनी मदर से सुनती हूँ, जिसमें क्योंकि धीरे धीरे मैंने भी उसे उस चीज़ से बाहर ले आया है कि नहीं बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए बाहर निकल कर अपने चॉइसेस को रखना। एक जो और ख़ास चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगी, खासकर मैं हमारे राज्य के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी और मॉडलिंग के बारे में मैं इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आप इसीलिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती है इस फील्ड में बात करने के लिए, क्योंकि आपने मैरिज के बाद उस चीज़ को अचीव किया, बच्चों के बाद उस चीज़ को अचीव किया है। लेकिन अगर हम हमारे स्टेट की बात करें तो अभी भी मॉडलिंग ऐसा फील्ड है जिसके बारे में काफ़ी टैबू हमारे सोसाइटी में बना हुआ है कि यहाँ एजुकेशन जहाँ चैलेंज बना है वहाँ मॉडलिंग तो उससे भी बड़ी बात है कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया है तो इसका इस्तेमाल कर लो, मॉडलिंग में क्या कुछ करना है। एक पर्सनली तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना अपनी जर्नी में, और दूसरा मैं वो लोग जो शायद इस समस्या से स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्हें डर है कि अगर हम बाहर आएंगे तो शायद मुझे इसका विरोध किया जाएगा, उनसे आप क्या कहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होता। अगर हम डॉक्टर हैं तो मरीज को टच कर रहे हैं, हाँ तो वो एक टैबू नहीं है, होना चाहिए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैं मेरे जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ बहुत कम लड़कियाँ हैं, आई थिंक हार्डली देयर आर फ्यू। तो अब वहाँ पे भी टैबू होनी चाहिए कि लड़कों के बीच क्यों लड़की काम कर रही है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी नज़र का फेर है, आई वुड से वो धीरे धीरे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे 40s 50s 60s 70s 80s आपने देखा होगा लड़कियों का प्रोग्रेस, जो शिक्षा है वो बढ़ी, जो एजुकेशन है वो बढ़ा, जो लोगों का नज़रिया है वो चेंज हुआ, राइट। आई एम श्योर कि आफ्टर फ्यू ईयर्स लोगों की जो धारणा है फैशन इंडस्ट्री के बारे में वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है देश को जगाने का, कहने का कि उठो, समझो और जो नारी है उनको सशक्त करो। बिल्कुल। यहाँ एक चीज़ और आपने ही इस बारे में शेयर किया था कि किस तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं, हमारे वर्किंग कल्चर की बात करते हैं हमारे देश में, तो इंडिया में सिर्फ 20% ऐसी महिलाएं हैं जो कि वर्क कॉर्पोरेट में जो कि जॉब कर रही हैं, जबकि अगर हम थाईलैंड से कंपेयर करें जहाँ पर ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि आप कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं तो आपने उसे और ज़्यादा करीब से देखा है। क्या आपकी क्या समझ रही है कि इसकी क्या चैलेंजेस रहे हैं और क्या आने वाले वक्त में हम इस नंबर्स को चेंज होते देख सकते हैं जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश जाग चुका है। अभी भी जो लोगों की धारणा है, बिकॉज अर्बन तो अब अर्बन हो चुका है, वहाँ पे अब शायद अगर आप देखोगे तो 75 to 80% एडुकेशन का रेशियो है विमेन का भी। दे आर ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इमोशनली इंडिपेंडेंट। तो लड़कियाँ काफ़ी सक्षम हो गई हैं और इस चीज़ को समझ रही हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो रूरल एरियाज़ है जो इंडिया के, वहाँ पे भी जो जागरूकता है काफ़ी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब भारत भी थाईलैंड जैसी कंट्री, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया जब भी मैं अब्रॉड जाती हूँ और जहाँ पर मुझे असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, मैं काम करती हूँ, तो मेरी आइज़ जो है वो ढूंढती रहती लड़कियों को कि अरे यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं तो इंडिया में क्यों नहीं। क्योंकि जब मैं एक मीटिंग रूम में थी तो मैंने देखा कि उस प्रोजेक्ट में सारी लड़कियां थी और लड़कों के इंडिया से मैं थी, आउट ऑफ 20 बॉयज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है इंडिया में भी अब सेम हम आगे बढ़े, अपने दिमाग को ऐसा विकास करें और सोचे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और कैसे आगे बढ़ने का मतलब बस मैं आगे बढ़ रही हूँ, दैट्स नॉट आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब होता है आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ आपका जो परिवार है वो आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका समाज, जो आपकी सराउंडिंग है वो आगे बढ़ रही है, तभी देश
आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर आप एक पुरुष को एजुकेट करते हैं तो आप सिर्फ सोसाइटी के एक मेंबर को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को एजुकेट करते हैं तो आप उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं। खैर उनके इस वाक्य को कहे हुए अब 75 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हम नज़र डालें, जब हम जागरूकता की बात करते हैं या फिर जब हम इक्वालिटी की, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और एजुकेशन की क्या अहमियत है वो हम तभी समझ पाते हैं जब हमारा जो करियर रहा है एजुकेशन को, जब हमने क्वालिटी एजुकेशन रिसीव किया हो। मैं चाहूँगी कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपका एजुकेशनल जो करियर रहा है उसके बारे में बताएं, और किस तरीके से, क्योंकि जैसा कि आप अक्सर कहती हैं कि आप चाहती हैं कि आप विमेन के एजुकेशन पे काम करें, और मुझे लगता है ये समझ भी तब आती है जब आपने उस तरह का एजुकेशन रिसीव किया है, तो आपको लगता है कि मैं दूसरों तक भी इसको पहुँचाऊँ। उसके बारे में थोड़ा बताएँ। जी, मैं ये कहूँगी कि ऑफ कोर्स ये मानना भी सही है कि लड़कियों की जो लाइफ है बहुत इजी नहीं होती, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर लड़कियाँ प्रूफ कर देती है ना कि वो हर मामले में बेटर हैं, तो यकीन मानिए पूरे परिवार को उनके सामने झुकना पड़ता है। मतलब ये पहले आपको एक स्टेप लेना होगा। शिक्षा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे शादी करने के लिए शिक्षा चाहिए, तो अब वो नज़रिया को आपको चेंज करना होगा। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपने पैर पे खड़े रहने के लिए शिक्षा चाहिए, तो आप उसी लेवल से मेहनत करोगे बचपन से। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब टैलेंट, जैसे कहते हैं ना, डायमंड को कोई चमकने से नहीं रोक सकता। आप कहीं गटर में भी फेंक दो, डायमंड विल शाइन। द सेम थिंग इज अबाउट एजुकेशन। इफ समबडी इज एजुकेटेड, उनको आप कहीं पे भी रख दो, छिपा के भी रख दो, वो शाइन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा जो है वो हर लड़की में होनी चाहिए कि मेरा जो पहला अधिकार है, फर्स्ट राइट, ह्यूमन राइट इज एजुकेशन, यू नो। और लड़कियों को ये अपनी शिक्षा को जरूर समझकर आगे करना चाहिए। और जैसे मेरे शिक्षा का सफ़र रहा, तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ जेवियर्स कॉलेज से ली। मेरा मन नहीं भरा, फिर मैं MBA फाइनेंस की। उस टाइम इतना इजी नहीं था MBA करना, लेकिन मैं फिर MBA करने दिल्ली गई, वहाँ से मैंने फाइनेंस में MBA किया। उसके बाद जब मैंने जॉब करी, फिर मेरा मन नहीं भरा, मैंने फिर एग्जीक्यूटिव MBA कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की, और मेरा सच में अभी भी मन नहीं भर रहा है। मेरा बस चले तो मैं शायद पूरी लाइफ पढ़ते रहूं। और आई थिंक लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ। आई हैव टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि अभी भी आप कहीं नहीं पहुँचे हो और आपकी मंजिल जो है वो काफ़ी दूर है। बिल्कुल। जैसा कि मैं कहती थी ना कि हमें कहा जाता है कि स्काई वॉज द लिमिट, लेकिन कल्पना चावला के लिए स्पेस वॉज द लिमिट। एग्जैक्टली, वो उससे भी आगे निकल गई। और आई होप कि आप अपने लाइफ में ऐसे ही और बड़ी बड़ी कीर्तिमान जो है रचती रहें। यहाँ पे जब आपने इस सफ़र की शुरुआत की, मुझे लगता है कि खैर डाउट्स तो हमेशा मन में रहता ही, एक साइड आपका रहता ही है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा आपका सफ़र जो रहा, उसका एक ऐसा पॉइंट जब आपको लगा कि जो अचीव करने मैं निकली थी उसको मैंने अचीव कर लिया है, या फिर उस मोमेंट को देखकर आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो कि जितनी मेहनत, जितनी रातें मैंने गंवाई हैं, जितनी नींद को मैंने छोड़ा है, वो सब जो है उसका फल मुझे आज मिला है? निधि, आपके सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी। मेरे लाइफ में बहुत सारे मोड़ आए। जब मैं एक बार +2 टॉपर थी एकेडमिक्स में, मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैंने देखा मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। मेरे पापा की अलग ही टाइप की खुशी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि शायद ये एक लेवल है जो पापा शायद मेरे लिए कल्पना किए होंगे। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैंने पापा को दी। हस्बैंड को मैंने तब खुश किया जब मेरे लाइफ में मेरे बच्चे आए तो मैंने हस्बैंड को खुश होते देखा। बट एट द सेम टाइम मेरी लाइफ में अगर मैं पर्सनली पूछा जाए, जब मेरे बच्चे हो गए दोनों, और जब दुबई में थे, और जब मुझे क्राउन पहनता देखे, यू नो, आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। क्योंकि मैंने, मम्मी पापा बचपन से जानते थे मैं क्या हूँ, हस्बैंड ने भी समझ लिया मेरी बीवी क्या है लेकिन बच्चों को अगर आप सोच रहे हो कि बच्चों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए, आपसे भी आगे, तो बचपन से उनको दिखाना पड़ेगा। और वो मैंने दिखाया अपने आप को एज अ केस स्टडी। और उन्होंने जब मुझे देखा कि मम्मी जो बिल्कुल एवरेज होगी, या फिर यू नो बहुत मेहनती है, या फिर ऑफिस में काम कर रही है, खाना बना रही है, घर को ध्यान दे रही है, सारे काम को करते हुए कर रही है, बट स्टिल शी हैज़ गॉट अ क्राउन, एंड दैट टू इंटरनेशनल क्राउन, राइट। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, और मुझे काफ़ी खुशी हुई। बिल्कुल। और ये एकदम सही कहा आपने। मैं खुद कि आपकी लाइफ में अगर वैसे इंस्पिरेशनल लोग हो, खासकर जब आप उसे अपने माता पिता में देखें, क्योंकि सेम चीज़ है, मैंने अपने फादर को शुरू से देखा है कि हर चीज़ के लिए वो सबसे आगे रहे हैं, तो वो एक आपके अंदर भी आ जाता है कि मुझे यही मेरे प्रेरणा स्रोत है, मुझे भी इस सफ़र में निकलना है।
मुझे एक जो एडवांटेज, क्योंकि हम बात करें किस तरीके से आपने शादी के बाद या फिर बच्चों के बाद आपने पेजेंट ज्वाइन किया, लेकिन एक जो बहुत बड़ी एडवांटेज मुझे ये लगी कि कहते हैं कि माँ बनने के बाद एक औरत बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। तो क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़े से रिजेक्शंस आ भी रहे हैं ना, तो आप खुद को, आप फिकल माइंडेड नहीं रहते हो, आप अपने दिमाग को समझाते हो कि ठीक है यार, फिर खड़े होंगे, फिर निकल चलेंगे, है ना। लेकिन बहुत से लोग वैसे फॉर्चुनेट हो नहीं पाते हैं ना। एक बार आप हार जाते हैं तो आप फिर पीछे हट जाते हैं, 2 बार हार जाते हैं तो अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो वैसे लोग जिनके अंदर थोड़ा डर है, या फिर जो एक बार हार चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि दोबारा हारूंगा तो फिर और ज़्यादा समस्या हो जाएगी, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हारना ये बताता है कि आप में ताकत है कुछ अचीव करने की, क्योंकि मैं खुद बहुत बार हार चुकी हूँ लाइफ में, और बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरी लाइफ में कि मैं हताश होकर गिर गई हूँ और मुझे लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है मेरा, लेकिन वापस मैं उठी हूँ, और जब उठी हूँ तो ऐसा उठी हूँ कि फिर हार को भी सोचना पड़ा कि मैंने किससे पंगा लिया। तो आपसे ये कहना चाहूँगी, और कहना क्या, मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि हार ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट करे, एम्ब्रेस करे और कहे कि अब तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं जीत के ही दिखाऊंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा कि किसी और को क्या, पहले हार को ही हम दिखाएंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम हार को डराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। यहाँ जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपका एक ये भी आपने सोच रखा है कि किस तरीके से मुझे एम्पावरमेंट की तरफ काम करना है, इक्वालिटी की तरफ काम करना है। क्या कुछ, जब हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आपको यहाँ पे समाज कैसी नज़र आती है? अगर आप यहाँ पे बदलाव करने निकले तो क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में अभी भी काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है। झारखंड अभी धोनी के नाम से काफ़ी मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं रांची से हूँ। मैं हर दिन भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि मैं यहीं हुई, मैं यहीं मेरा पालन पोषण हुआ। और ये जो बिरसा भगवान की जो जन्मभूमि है, मैं सारे नगरवासी को कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब में बहुत ही सब कुछ है। यहाँ खजाना है लोगों के अंदर, अब उस खजाने को निकालने की बारी आ गई है। जो कहते थे ना लोग, देश को सोने की चिड़िया, वो सोना जो है आपके अंदर घुसा हुआ है, झारखंड वासी आपको निकालना है। बिल्कुल। क्योंकि आप सब में इतनी टैलेंट है, जैसे धोनी है, वैसे कितने सारे धोनी होंगे, यू नो, कितने सारे लोग होंगे जो स्कॉलर्स होंगे, जो कितने सारे लोग होंगे जो काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो उनके मार्गदर्शन में रहकर जो आसपास के लोग हैं, जो अपने आप को कहीं छोटा समझते हैं या डिप्राइव समझते हैं, उनको भी अपने आप को समय आ गया है बढ़ाने का और देश में अपना नाम रोशन करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को इस जागरूकता से, और ये मैं देख रही हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो यहाँ के जो बच्चे थे उनमें अलग ही टाइप का कंपटीशन था। और मैं कभी कभी सोचती भी थी कि रांची में इतना कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है यहाँ का, पढ़ाई में कंपटीशन, हर चीज़ में कंपटीशन है। तो लेकिन हमारा जो दायरा है वो यहीं तक नहीं है, क्योंकि अब टाइम आ गया है इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड को ये दिखाने का कि रांची क्या है। बिल्कुल, और आपने दिखाया भी है मंजरी। जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आगे भी दिखाती रहूंगी। और भगवान करे, भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो ये चलता रहेगा। एकदम रहेगा। जितनी आप कॉन्फिडेंट हैं और जितनी हार्ड वर्किंग है, मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप हाथ रख दें आप अचीव करेंगे उसको। यहाँ पर जैसे आप कह भी रही हैं कि यहाँ आपको कुछ, आप भी चाह रही हैं कि यहाँ पर आप कुछ काम करें। क्या कोई विजन भी है आपका लेकर कि मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ यहाँ के लोगों के लिए करना चाह रही हूँ, या फिर इस फील्ड में मुझे कुछ स्टैब्लिश करना है? जी, मेरा जो पैशन है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ बहुत सारे इंटरव्यू में, और ये सच में कहीं से मनगढ़ंत नहीं है। मेरा जो पैशन है वो विमेन एम्पावरमेंट है। जहाँ पे मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो ये कहना चाहती हूँ कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हम पुरुष से बेटर हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे में भी बस हमें टाइम दो और हमें थोड़ा सा एम्पावर करो ताकि हम इंडिपेंडेंट हों फाइनेंशियली और इमोशनली। और अब समय आ गया है इंडिपेंडेंट बनने का महिलाओं को। तो मेरी जो सोच है, मैं ये करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अभी भी मैं कर ही रही हूँ, इनफैक्ट काफ़ी सारी लड़कियों से मैं मिल रही हूँ, उन्हें एम्पावर कर रही हूँ, उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही हूँ, मार्गदर्शन दे रही हूँ। क्योंकि जब से मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट में मैं विनर बनी हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। स्पेशली जो मैरिड हैं उनको समझ में आती है कि लाइफ रुकी नहीं है, लाइफ अब चल रही है। तो सेम मैं अभी बहुत ही जोर शोर से करना चाहती हूँ फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी केपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि सारे लोगों को मार्गदर्शन करके उनको रास्ता दिखाऊं। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो बस आप सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपके कारण 100 लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, तो वो चीज़ काफ़ी खूबसूरत होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अगेन ये थोड़ा मेरी तरफ से सवाल है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये बोलते हुए सुनती हूँ हमारे यहाँ रांची में या झारखंड में कि बहुत स्कोप है, यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं तो एक अवधारणा बनी हुई है लोगों की शहर को लेकर। आपने हमारे राज्य को देश भर में रिप्रेजेंट किया और विदेशों में भी आपने हमें रिप्रेजेंट किया है। क्या आपने कभी उसे फेस किया या ऐसा धारणा आपको भी कभी नजर आया? जी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई धारणा नहीं है जो लोग सोचते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा सोचते हैं लोग रांची के बारे में। जब से धोनी ने अपना नाम हमारे शहर का और पूरे राज्य का परचम लहराया है, तब से लोगों की जो धारणा है काफ़ी बदल चुकी है। बल्कि मैं जब बैंक में थी और धोनी खेल रहे थे तो सब लोग बोलते थे मंजरी यू फ्रॉम धोनी सिटी तो मुझे काफ़ी खुशी होती थी। तो ऐसा नहीं है, रांची के लोग जहाँ भी जाते हैं, इनफैक्ट आई हैव टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं भी एक रिसेंट एक इवेंट था जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट बन के गई थी। वहाँ पे DRDO जो है वहाँ से एक व्यक्ति आए और वो भी बहुत ही गणमान्य व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि रांची के लोग में होता क्या है, कुछ है क्या अंदर से, कुछ ज़मीन में कुछ है क्या, या खाने में कुछ है क्या? मैं बोली क्यों, क्या हुआ? तो बोलती यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, धोनी को भी देखा हूँ, और एक है जो DRDO में जो पता है आपको बटन दबाते हैं और वो स्पेस पे जाता है। तो ना मतलब वो इतने टैलेंटेड हैं, वो DRDO में जो काम कर रहे हैं, उनका नाम भूल रही हूँ। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो रांची का नाम बिल्कुल नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रांची की धारणा बहुत अच्छी है। हाँ, और वाकई क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं वो राज्य से बाहर निकल के हमारे राज्य का नाम और रोशन कर रहे हैं। मंजरी, खैर आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रही है और उसका फल भी आपको मिला है, और हम चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा प्रॉस्परस हो और इससे भी ज़्यादा आगे आप जाएँ, है ना। हमारे राज्य का आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। आप हमारे इस शो का हिस्सा बनी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।